हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ रोटेशनल मोशन की स्टडी कराने जा रहे हैं। इस टॉपिक्स के अंदर मैं रोटेशनल मोशन का लास्ट प्रॉब्लम था उसको कंटिन्यू कराएंगे। इसके पहले मैं आप कुछ बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो लेक्चर जो लेक्चर उन बच्चों के लिए ही बेनिफिट है, वो बच्चे देखें जो आईआईटी की मतलब फिजिक्स में और फिजिक्स में बेसिक तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारे आईआईटी एस्पिरेंट्स के लिए ही अच्छे लेक्चर माने जाएंगे। इसमें हम उन बच्चों के लिए ये लेक्चर लेने आए हैं जो बच्चे आईआईटी के लिए बेसिक फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके हैं। उनके लिए ये हमारा लेक्चर फायदेमंद होगा। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आई एम द फैकल्टी of the physics and mathematics Mr. Narendra Singh, और I am the mentor of AIR 6, 7, 8 in IIT Advanced। मैं एक ऐसा टीचर हूँ जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स में टॉप 10 के अंदर 3 रैंकें जनरेट कर रखी हैं। आई एम ऑल्सो मेंटर ऑफ AIR 6, 7, 8 इन IIT Advanced। आई एम ऑल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम IIT मुंबई। मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि आज इस लेक्चर के अंदर हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे आईआईटीज़ में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में जिनके बेसिक फाउंडेशन कर चुके हैं, उनको ही हम ये वीडियो लेक्चर ज़्यादा अच्छे माने जाएंगे। इसके हम इस प्रॉब्लम के इस वीडियो लेक्चर के अलावा कंटिन्यू टॉपिक्स में, जैसे हम रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं, तो रोटेशनल के मोशन लगभग अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश कराएंगे, फाउंडेशन कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में भी जो बच्चे अच्छी लेवल की फिजिक्स, अच्छे लेवल के प्रॉब्लम करना चाहते हैं, इन डेप्थ प्रोफेशनल फिजिक्स में करना चाहते हैं, वो बच्चों के लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर 9617646033 इस नंबर पर आप कोई भी क्वेश्चन भेजिए, कोई भी क्वेश्चन आप इस नंबर पर भेजिए। मैं आपके विदिन 24 आवर में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मतलब क्वेश्चन का आंसर आपको विदिन 24 आवर के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे देंगे, जो बच्चे अच्छी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं। इस वीडियो लेक्चर में बताने का मेरा सब उद्देश्य है कि हम फिजिक्स के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे आपका रोटेशनल मोशन चल रहा है, इसके बाद में सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये बेसिकली 4 टॉपिक्स हैं एडवांस क्लासेस में ज़्यादा टफ माने जाते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट माने जाते हैं, क्योंकि इसकी इमेजिनेशन थोड़ी सी टेक्निकलिटी डिफरेंट टाइप की है ना। क्योंकि आपको देखिए, अगर रोटेशनल मोशन वही बच्चे के लिए फायदेमंद होगा। रोटेशनल मोशन वही बच्चे कर सकते हैं जिसको काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, सब तरह की बेसिक नॉलेज, मतलब क्योंकि ये कि आपका काइनेमेटिक्स भी नॉलेज होना चाहिए, न्यूटन्स लॉ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पर, सेंटर मास कोलिजन, ये आपकी बेसिक अगर आपकी नॉलेज होगी तो ये टॉपिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इस टॉपिक्स के अंदर ही हम बहुत
अच्छे अच्छे कंसेप्ट देने की कोशिश करूँगा, जिसको हम पिछले टॉपिक्स पे जो आपका काइनेमेटिक्स से लेकर के और आपका सेंटर मास कोलिजन के सारे कंसेप्ट इसके अंदर ही हम आपको दे देंगे। आप देखिएगा, मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक बेसिक, क्योंकि फिजिक्स में आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिक्स के अंदर उसका कैसे आया, उसका क्या इमेजिनेशन है, दिमाग के अंदर इमेजिनेशन बनाना सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरत है। और बेसिकली मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं या मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि IIT JEE या मेंस में एडवांस में कोई भी फिजिक्स में शॉर्टकट नहीं होता है। कोई आपका शॉर्टकट हो सकता है, कोई ट्रिक नहीं होती है। ये नहीं कि ट्रिक आसमान से आई, ऐसा नहीं कि आप कहो ट्रिक आसमान से आती है। ट्रिक बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट को आप समझ लेते हैं और एक सिंप्लीफाइड मैनर मेथड है जिसको हम एक लाइन के अंदर विदिन सेकंड के अंदर रख सकते हैं। क्योंकि एक क्या होता है, माइंड की प्योर एप्लीकेशन है। क्योंकि ट्रिक वो होती है जिसकी प्योर एप्लीकेशन, माइंड की प्योर एप्लीकेशन है, जिसको शॉर्टकट मेथड से कराना और कम शब्दों में और शॉर्टकट तरीके से कराने को ट्रिक कहते हैं। ट्रिक कोई आसमान से आई हुई चीज़ नहीं है। तो ये बच्चे इस मुगालते में ना रहे कि हम फिजिक्स में कि कोई टीचर मुझे ऐसा ट्रिक सिखा देगा जिसको फिजिक्स हम उस ट्रिक से हम IIT एडवांस निकालेंगे। इस मुगालते में मत रहिएगा जितने, क्योंकि ये एक आपके अंदर आपका लालच है, ये आपका ग्रीडी नेचर है कि कोई भी टीचर हमको फिजिक्स में इतना अच्छा करा देगा कि हमें शॉर्ट ट्रिक बता दे। शॉर्ट ट्रिक बेसिकली आपको लालच दे रहा है वो टीचर आपको लालच दे रहा है। आपको मैं कोई भी इंडिया का कोई भी टीचर हो, अगर जो ट्रिक की बात करता है उससे पूछिएगा कि ट्रिक क्या है सर। ट्रिक एक्चुअली में कॉन्सेप्ट की प्योर एप्लीकेशन है। तो मैं बच्चों को इस मुगालते से निकालना चाहता हूँ कि फिजिक्स में कोई भी आपका ट्रिक नहीं होती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की सिंपल एप्लीकेशन होती है। जब आप उसको अप्लाइड बिहेवियर में लाने लगते हैं, किसी कंसेप्ट को अप्लाइड बिहेवियर में लाने लगते हैं, तो उस एप्लीकेशन बिहेवियर का एक्चुअल में जो सिंपलेस्ट फॉर्मेशन को ये ट्रिक कहते हैं। तो अगर जैसे कोई क्वेश्चन है, कैसे पहली बार क्वेश्चन करते हो आप, तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करते हो तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन आती है, सोचते हो, प्रॉब्लम पढ़ते हैं क्या क्या हो रहा होगा और क्या क्या हो रहा होगा। तो इसको जब अपनी ग्रेस्पिंग अपना सब्जेक्ट है, जब आप सब्जेक्ट सीख लेते हो तो ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाती है और क्वेश्चन को पढ़ा और तुरंत एक लाइन में लिख दिया। यही आपकी शॉर्टकट होते हैं। जो टीचर शॉर्टकट सिखाते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले 10 प्रॉब्लम आपके क्लास में लिख के आते हैं, वही आपको सिंपल तरीके से बता दें, उसको शॉर्टकट कहते हैं। नथिंग शॉर्ट। कोई भी लाइफ में कोई भी ट्रिक नहीं होती है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। मतलब फिजिक्स में अगर कोई भी ट्रिक हो, मैथमेटिक्स में भी आपको बताऊँ, मैथमेटिक्स में अगर आपका मैथमेटिक्स ट्रिक क्या होती है, मैथमेटिक्स में ट्रिक वो होती है कि मैथमेटिक्स में ट्रिक वो होती है, पहले मैथमेटिक्स की घिसाई करेंगे और घिसाई करने के बाद में आपके जो आपको एक्चुअली में जब प्रॉब्लम पढ़ते हो तो प्रॉब्लम एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट में दी रहती है, न्यूमेरिकल फॉर्मेशन में दी रहती है। तो एल्जेब्रिक फॉर्म को तुरंत समझ लेते हैं कि जी वाला स्टेप ऐसे स्टेप को डिलीट करना, मतलब स्टेप को माइंड से स्टेप को एक्चुअली में रिटन फॉर्म में डिलीट करना, दिमाग से करने को ही अपन ट्रिक कहते हैं। तो इसलिए बेटा मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो भी टीचर हैं जो आपको सिर्फ ट्रिक देने की बात करते हैं एडवांस के लिए, बच्चे इस मुगालते में ना फंसें, इस मुगालते में ना फंसें, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। तो आज मैं वीडियो लेक्चर 4 को देने के मैं अब जो कंटिन्यू टॉपिक्स है, जो लेक्चर नंबर 3 का कंटिन्यू टॉपिक्स है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको आखिरी में बताया था, क्वेश्चन ये था, देखिए क्या ये क्वेश्चन था, मैं इसको अगेन रिपीट कर रहा हूँ। बेटा मैं आपको एक बात मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के इंडिया के किसी कॉर्नर में बच्चा बैठा हो और किसी लेवल का प्रॉब्लम करना चाहता है
मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, वो नरेंद्र सर से जरूर जुड़े, वो नरेंद्र सर से जुड़ के देखे। मैं उसके दिमाग में कि मेथड क्या होता है और फिजिक्स के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन क्या होता है ये हम बता देंगे। आप पढ़िए, आप कोई भी प्रॉब्लम आप लाइए, मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करिए, मैं विद इन 24 आवर में जब मैं फ्री हूँगा उस क्वेश्चन को आपका आंसर मैं आप तक भेज दूँगा। आप मेरे से जुड़िए, क्योंकि आपको ये गोल्डन चांस मिला है कि इस साल कुदरत ने जो आपको जो दिया है, जो बच्चे ने 1 ईयर की प्रिपरेशन रही होगी, जो बच्चे 12th पास करने के बाद में जिन्होंने IIT के लिए ड्रॉप लिया था पूरा, उन बच्चों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है कि अपने इस टाइम का यूटिलाइज करें और 3 मंथ के अंदर आपके अंदर फिजिक्स और मैथमेटिक्स को जो बच्चे की रैंक अंडर 5000 में आ सकती है, वो बच्चा अंडर 58 तक रैंक ला सकता है, और वो जो बच्चा 200 तक रैंक ला सकता है या 500 तक जो बच्चा रैंक ला रहा है, वो बच्चा अंडर मतलब टॉप भी कर सकता है। ये कोई उसका, क्योंकि टॉप करना क्या होता है, टॉप करना तो इस बात पर डिपेंड करती है कि बच्चे की एक्यूरेसी लेवल क्या होती है, और सिंपल, क्योंकि उसके अंदर एक यूनिक मेथड है। ये नहीं फिजिक्स में ऐसे भी कर रहे, एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते। एग्जाम में तो एक यूनिक मैनर होता है, तो आपकी सब्जेक्ट कितना कंटेस्ट है आपके ब्रेन में, उससे अपनी एक्यूरेसी आती है, तभी अपनी अच्छी रैंक तभी आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9617646033। इस व्हाट्सएप पे आप अपना कोई प्रॉब्लम सेंड करिए, मैं विद इन 24 आवर में आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 का कंक्लूड, जो आपका लेक्चर नंबर 3 का जो प्रॉब्लम था लास्ट में, वो इनकम्प्लीट हो गया था। यहाँ पर मैं कंप्लीट कर देता हूँ। उसमें क्या था कि हमारे 3 पार्टिकल्स थे ABC, इनके मास m थे, और इसका A और B और C, ये हमारा हिंज है। X मान लो, इसको Y मान लो, ये हिंज था, और यहाँ पर फोर्स लगाया, यहाँ पर अपने फोर्स लगाया, फोर्स मान F लगाया। तो ये बताइए कि हिंज द्वारा कितना फोर्स लगाया गया। पहली पार्ट था, पूछा था हिंज द्वारा कितना फोर्स लगाया गया है। तो हिंज के द्वारा जो फोर्स लगाया गया वो हमारा कितना सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो आप ये देखिए, इसके सबके मास m है और लेंथ हमारी l है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ लेक्चर नंबर 3 के अंदर बता दिया था। तो आप देखिए, पहला प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट सीधा, क्योंकि जो फोर्स हिंज पर जो फोर्स लगा रही है वो हमारी कितनी निकली, F इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि इस पार्टिकल का सेंटर मास यहाँ पर है, क्योंकि इसको सेंटर मास माना यहाँ पर, ऐसा कंसीडर करिए 3m मास रखा हुआ है, ये मानिए, और ये इस पार्ट से घटका हुआ है, इसको ऐसे मान के करिए, और ये हिंज पॉइंट है, तो मैंने इसके बाद सर्कल पाथ पे मूव करना है। ओके, अब बात करते हैं तो कह रहे हैं ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। F इक्वल टू 3m ओमेगा स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी है, L/√3, तो देयरफॉर we get √3 m ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा पहला पार्ट है। ओके, अब नाउ हम सेकंड पार्ट में क्या पूछा कि हिंज पर क्या था कि हिंज पर हमारा फोर्स से कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, एक्स के अलोंग बाई और बाई के अलोंग निकालना है। तो एक्स के अलोंग तो करीब यही पार्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, सॉरी, एक्स के अलोंग पार्ट कितना लगेगा वो हमें देखना है। तो पहले अपन बात करते हैं एफ, तो यहाँ पर दूसरा पार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारा सेंटर है, यहाँ से ये पार्टिकल एम पर फोर्स लग रहा है, एम पर फोर्स लग रहा है, तो एम पर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा,
ये आपका पूरा ये सिस्टम को एक ही अबाउट ये रोटेट करने की रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो क्या निकलेगा? तो रोटेट निकलेगा तो अपना आपको लिखेंगे F इंटू, क्योंकि टॉर्क के फोर्स के द्वारा टॉर्क, और ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है √3/2L। कितना होगा? √3/2L इक्वल टू आई अल्फा है ना। अब आई कितना है? क्योंकि आई हमारा क्या है? आई हमारा अपन देखेंगे आई कितना है, क्योंकि आई अल्फा, तो आई में कितना हो जाएगा? आई हमारा होगा 2ml² इंटू अल्फा, 2ml² इंटू अल्फा होगा इनर्सिया। क्योंकि इनर्सिया अपन को, क्योंकि ये पार्टिकल है, ये दो पार्टिकल का इसका इनर्सिया तो नहीं होगा एक्चुअल में, काउंट नहीं करेंगे, इसका इनर्सिया तो काउंट करेंगे। तो ये हमारा 2ml² कितना होगा? 2ml, तो 2ml² हुआ है ना। अब ये आपको मानना पड़ेगा 2ml² क्यों होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकलेगी? अल्फा इक्वल टू कितना है आपका? कितना निकलेगा? √3 F अपॉन 4ml, ये आएगा √3, इसका कितना आया? √3 अपॉन 4ml। ओके, अब हम बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे? अब ये हमारा इसको निकाल दिए, fx निकाल दिए। तो fx में क्या है? पूरा सिस्टम इधर चल रहा है, तो हम क्या है? पहले आपको ax निकाल दिए। तो ax कितना निकलेगा? ax इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू रेडियस। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है आपका? ये आया है अल्फा, कितना? अल्फा इंटू L/2। तो ये कितना निकला बताइए? ये मेरा निकला है 3F/4। ये हमारा। अब देखिए, क्योंकि इस सिस्टम पे देखेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स देखेंगे तो F फोर्स लगा रहा है और Fx फोर्स लगा रहा है, तो क्या निकालेंगे? Fx प्लस F इक्वल टू 3m कितना निकलेगा? 3m, ओ गलत, L/√3 है, ये कट गया। 3m F अपॉन 4m, therefore 3F/4, therefore Fx की वैल्यू क्या निकलेगी? Fx की वैल्यू क्या निकलेगी? Fx की वैल्यू निकलेगी -F/4, -F/4 आ गया, ये माइनस हमारा F/4 आ गया। ओके, अब नाउ हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे भाई? अब हम करेंगे कि मुझे F/2 निकालना है। F/2 क्या होगा? अरे F/2 हमारा इस सिस्टम पे सेंटीमीटर फोर्स, ये वाला पार्ट तो हमारा वही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि F/2 निकलना है। F/2 हमारा सेंटीमीटर फोर्स पर F/2 इक्वल टू कितना निकलेगा? जो हमारा पहला पार्ट निकला √3m √3m m²L हमारा, ये हमने आपको अब हम बात करते हैं। अब एक अगला क्वेश्चन है, ये हम बताना चाह रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो मेरा है तो इस टाइप का है। देखिए अगला क्वेश्चन जो अपन देख रहे हैं इस तरीके से, एक 3 यहाँ पर क्या है? स्फीयर रखा, स्फीयर क्या फिक्स है, ये हमारा क्या है? स्फीयर हमारा फिक्स है, और यहाँ पर एक बेज है। इनका ABC ये हमारा बेज है। इस बेज की जो वेलोसिटी है वो v है, बेज की वेलोसिटी v है, और ये फिक्स है, ये हमारा कितना है? फिक्स है। तो क्या हो रहा है कि हमारा x/2 है ना, हमारा x/2 है, अब वेलोसिटी इसको माइनस हमारा नेगेटिव है, माइनस हमारा vi है। ओके,
जब ये फिक्स था और ये ट्रायंगल या बेज, इसका जो मास एम है वो इस बी स्पीड से जाता है और टकराता है, और टकराना ये परफेक्टली इलास्टिक है ना। तो बिना रोटेशन करते हुए, रोटेट नहीं करती कि टकरा के ऐसा हो जाए, टॉपलिंग रोटेट नहीं करती है, वो सब टकरा के ऐसे एक में आपकी सीधे लौट आती है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे पहला पार्ट निकालना है कि कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा इस बेज पर, और कितना नॉर्मल फोर्स होगा है, कितना फोर्स लगेगा और कितना नॉर्मल फोर्स हो गया। और दूसरा पार्ट हमने ये पूछा है कि जो रिएक्शन फोर्स होगा, उस रिएक्शन फोर्स से सेंटर मास से जो डिस्टेंस हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा h गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा h गिवन है, तो हमें टॉर्क भी निकालना है, टॉर्क भी फाइंड आउट करना है। ये हमारा फंडामेंटल। एक बार आप सुन लीजिए, एक हमारा स्फीयर है, ये फिक्स है, और एक बेज है, उसका मास m है, और ये v स्पीड से इससे आके कोलाइड करता है। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, बिना टॉपल करे हुए उस अपोजिट डायरेक्शन में बेज मूव कर जाता है। तो इस बेज पर कितना रिएक्शन फोर्स, कितना फोर्स लगेगा, ये तुझे निकालना है। और दूसरा पार्ट पूछा है, दूसरा पार्ट उसने क्या पूछा है, दूसरा पार्ट उसने पूछा है कि आपका नॉर्मल फोर्स इस पर कितना रेट होगा, और चौथा पार्ट कि इसके सेंटर मास से, उस सेंटर मास से जो इसका जो बेज का सेंटर मास है, और वहाँ से अपन क्या करेंगे, वहाँ से रिएक्शन लाइन ऑफ रिएक्शन फोर्स पर एक हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को h गिवन है, तो इस पर टॉर्क निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन का कंसेप्ट है। तो सिंपल। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन को स्किल बता दूँ क्या हुआ। ये क्वेश्चन की मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आप देखिए, मैंने क्या हुआ कि हमने देखा कि हमने बेज था, हमने बेज उस कंडीशन में ले लिया तो कोलाइड कर रहा था, कोलाइड कर रहा था। तो कोलाइड करने में इसका रिएक्शन फोर्स सेंटर से रिएक्शन फोर्स ऐसा माना जाएगा, ये रिएक्शन माना जाएगा। और इसकी जो लेंथ है हमारी 2r के बराबर, इसकी लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बेज हमारा इक्विलेटरल है, बेज हमारा इक्विलेटरल है ना। तो इक्विलेटरल है, तो इसमें जो धक्का मारेगा, तो धक्का मारेगा तो क्या निकलेगा, धक्का मारेगा तो धक्का मारा, इसको F मारेगा। अब धक्का F मारेगा तो ये क्या, इसके ये हमारा, क्योंकि ये आपका 50 डिग्री है, यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री होता है, इसलिए 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना, ये आपका, तो इसका F के दो कंपोनेंट हो गए। ये हमारा कितना है, F कितना है, F हमारा है sin 60 डिग्री, और ये हमारा F हमारा cos 60 डिग्री। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए, इमेजिन करिए, क्योंकि इससे टकराया तो सरफेस में टकराया होगा, नहीं सरफेस में टकराया होगा, सरफेस में तो जैसे धक्का ऐसे मारेगा, ऐसे सीधे तो मारेगा नहीं, धक्का तो ऐसे मारेगा, क्योंकि इसका सेंटर मास ये है, तो सेंटर जो मास है, जो सेंटर ऑफ लाइन, इसके अकॉर्डिंग धक्का मारेगा। तो धक्का मारेगा तो इस पर हमारे, क्योंकि हमारे एक्स वाई एस कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक्स है, जो वाई है, ये एक्स और वाई है, तो इस सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया है। तो हमारा इसका जो फोर्स का ये कंपोनेंट है F sin 60 और F हमारा cos 60। आपको मालूम होगा क्या, क्योंकि इसमें धक्का मारा, उसका एक टाइम भी टी गिवन था, ये ध्यान रखना, हमने बोल नहीं पाया था। इसमें जब उसने मारा था, उसका क्या कि जो धक्का मारा था उसका टाइम कितना, इम्पल्सिव टाइम डेल्टा टी गिवन था, इम्पल्सिव टाइम डेल्टा बी। तो उसमें जब क्या होगा, रिटर्न होने में उसको कितना लगेगा, जब बेज इस तरफ आ रहा था और टकराने के बाद इधर जाने का टाइम उसका कितना, डेल्टा टी प्रॉब्लम के अंदर गिवन था, डेल्टा टी प्रॉब्लम के अंदर गिवन था। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा आपको मालूम होगा इम्पल्सिव फोर्स आई, इम्पल्सिव फोर्स का था आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी, आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, है ना। तो एफ इंटू डेल्टा टी है, चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। तो आपको मालूम होगा कि टकराने के बाद वेलोसिटी ऐसी होगी, तो हमारा एम भी
हमारा क्या है, टकराने के बाद में क्योंकि ये बेज इस तरफ आया था और टकरा के ऐसे ही चला इधर गया था, ऐसे गया था नहीं, तो इसलिए इसको पॉजिटिव मान ली। और माइनस क्योंकि हमारी माइनस हमारा एम बी आया, तो देयरफॉर आपका 2mb आया। अब देखो हमको डेल्टा की प्रॉब्लम में गिवन है, हमको एफ फाइंड आउट करना है। तो एफ हमारा, एफ की जगह क्या हुआ, एफ की जगह हुआ फोर्स जो है, फोर्स हमारा कितना है, एफ कितना, एफ हमारा sin 60 डिग्री इनटू डेल्टा टी इक्वल टू 2m। तो देयरफॉर एफ की वैल्यू लिख देगी, कितनी लिख देगी नहीं, क्योंकि हमारा एफ का कौन सा कंपोनेंट, एफ का जो कंपोनेंट होता इसके पैरेलल वाला, ठीक है, सॉरी पैरेलल वाला था, तो इसलिए हमारा ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 4mb अपॉन √3 डेल्टा टी, ये हमारा निकलेगा। ओके, अब ये निकल गया है तो ये हमारा क्या करेंगे, इतना फोर्स आपका निकाल। अब दूसरा पार्ट हमने क्या पूछा था, दूसरा हमने ये माना था क्योंकि बेज है, इक्विलेटरल टाइप का बेज है, इसका जो सेंटर मास हमारा क्या होगा, सेंटर मास हमारा ये है, सेंटर मास हमारा ये है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस हमारी h क्या h, तो h जब गिवन है तो हमारा इस सेंटर मास के अबाउट इसका टॉर्क कितना निकलेगा, क्या निकलेगा, टॉर्क निकला, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ के द्वारा जो टाउ अपन जो निकाल रहे हैं, टाउ कैसे निकलेगा, एक तो फोर्स निकाला है, मैं सॉरी ये तो फोर्स निकाला है, हमने दूसरा पार्ट नॉर्मल फोर्स भी निकालना था। तो नॉर्मल फोर्स से एफबीटी से जाओगे क्योंकि ये हमारा, इसका वेट हमारा mg है, एफबीटी से बनाओगे वेट हमारा कितना है, इसका mg है, वेट हमारा कितना है mg है, और ये हमारा कितना है, ये हमारा नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स है ना, तो नॉर्मल जब फोर्स है तो मुझे क्या निकालना है कि यहाँ पर देखो मैं नॉर्मल भी निकालना है, तो क्या निकलेंगे, n इक्वल टू कौन सा, ये वाला फोर्स, ये वाला f/2 है, कितना है, f/2 है, और ये हमारा कितना है, mg। तो नॉर्मल फोर्स कितना हुआ यहाँ पर 2mb अपॉन √3 डेल्टा टी प्लस हमारा mg, ये हमारा नॉर्मल फोर्स है। ओके, ये हमारा नॉर्मल फोर्स है। अब हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क को क्या करेंगे, क्योंकि फोर्स ये दिया है, ये डिस्टेंस हमारी एल ऑलरेडी एफ है, ऑलरेडी हमारी एच गिवन है, ऑलरेडी क्या है, ये हमारी एच गिवन है, और फोर्स हमारा ये दिया, तो टाउ एन, टाउ के द्वारा नॉर्मल फोर्स हमारा इसके द्वारा बनेगा, तो टाउ इक्वल टू फोर्स क्या करेगा कि हमारा टाउ एन के द्वारा, टाउ एन कैसे निकलेगा कि भाई टाउ एन निकालने का तरीका क्या है, नॉर्मल फोर्स ये है, तो नॉर्मल फोर्स हमारी है ना, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमारा किससे आ रहा है, ये हमारा एफ से भी आ रहा है ना, तो उसमें एक्चुअली में पार्ट पूछा था, तो पार्ट जो पूछा था उसका मैं आंसर जरा देख लेता हूँ कितना कितना आया था, इसका जो आंसर जो आया है वो इस पर सेंटर मास पे निकल पाया, है ना, तो हमारा ये निकाला टाउ एल इक्वल टू एफ इंटू एच, एफ कितना निकला, एफ हमारा ये निकाल लिया, एच का मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर निकलेगा 4mb अपॉन √3 डेल्टा टी प्लस हमारा, ओके, ये हमारा, तो ये हमारा पहला पार्ट हमने इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर दिया। इसमें हमारा क्या है, चेंज मोमेंटम और टॉर्क हमारा थोड़ा सा वगैरह निकाल दिया। टॉर्क मतलब क्या है, टॉर्क मैंने बताया था इस टॉपिक्स के अंदर, टॉपिक रोटेटिंग फोर्स, जिसके द्वारा ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, माने रोटेट नहीं कर रहा है, देखो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ऐसे ही जब लग रहा है तो ये फोर्स सेंटर मास का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स के रिएक्शन फोर्स के द्वारा जो रिएक्शन फोर्स मार रहा है उसके द्वारा कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, भले ही रोटेट नहीं हुआ, अलग बात है, रोटेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका रीजन और भी हो सकता है, क्योंकि कि हमारी, क्योंकि ये वाला वेट है, ये वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट है ना, तो इसमें हमारा
क्या है कि जैसे ये वाला ये नॉर्मल फोर्स ये ऐसे और mg, तो इसमें जैसे क्या कभी इस तरीके से रोटेट नहीं हुआ होगा, तो ये हमारा मैंने टॉर्क आपको दिखाया। अगला कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जरा क्वेश्चन जरा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। क्या एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। एंगुलर मोमेंटम में ये ध्यान रखिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है। पहली बात देखिए, टॉर्क एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हमारा जब होता है जब नेट टॉर्क एक्सटर्नल सिस्टम पर टॉर्क हमारा 0 होता है। सिस्टम पर कितना है टॉर्क हमारा 0 होता है, तभी एक्चुअल में आपका एंगुलर मोमेंटम है। तो अपन जाने कंडीशन टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ ये पुराना ओल्ड आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ओल्ड आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। हम लोगों ने जब आईआईटी दिया था तभी उस समय कि मैं काफ़ी 91 92 का ऐसा के आसपास का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो कैसे था कि जब ये क्रॉस है, कोई हमारे रॉड है, उसका मास हमारा m है और लेंथ m है। एक रॉड है, इस पॉइंट पे क्रॉस का मतलब इस पे हिंज है, मतलब मूवेबल क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है इस पॉइंट के बाद। ठीक, इसकी जो लेंथ है यहाँ से हिंज है l/2 पे। अब देखो यहाँ पर एक इंसेक्ट है, क्या एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट हमारा बेसिकली यहाँ पे आगे गिरता है, इस रॉड पे आके इंसेक्ट गिरता है। ठीक, जब इंसेक्ट फॉल इन टू द रॉड है ना, और इसका जो इंसेक्ट का जो मास है, इस इंसेक्ट का जो मास है वो भी m है। इंसेक्ट का भी मास हमारा कितना है, m है। ठीक, अब ये ध्यान रखिए, अब जब इस पे गिरता है, जिस स्टैंड पे गिरता है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, उसकी वेलोसिटी v कितनी है। ओके, अब हम देखें जब इंसेक्ट यहाँ पर गिरता है तो इंसेक्ट गिरने के बाद इंसेक्ट इस पर रेंगता है, इस पर क्राउल करता है, इंसेक्ट इस पर क्राउलिंग करता है। और क्राउलिंग में ये ध्यान रखिए, उसकी इस तरीके से चलता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट रहती है, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट रहती है। तो आपको जब यहाँ से जब इधर चलता है, इंसेक्ट इसके रिस्पेक्ट में ट्रेवलिंग करता है, इंसेक्ट इसके रिस्पेक्ट में जब ट्रेवलिंग करता है तो ध्यान रखिए ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, पूरा सिस्टम कांस्टेंट एंगुलर स्पीड मेंटेन करता है। अगर इंसेक्ट यहाँ से जब इस एंड पे पहुंच जाता है तो ये टर्न करके 90 डिग्री पे टर्न कर जाता है। क्या कर जाता है, 90 डिग्री पर ये टर्न कर जाता है। तो मुझे क्या निकालना है, हमको फाइंड आउट करना है कि आपका एक तो पहला पार्ट, इसमें 2 पार्ट दिए गए थे। एक तो हमें निकालना है ओमेगा निकाला, पहला पार्ट ओमेगा इन टर्म V एंड L, और ये आपकी प्रॉब्लम के ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये और यहाँ से L/4। अब हम बात करते हैं, अब जरा देखिए, तो पहला पार्ट ओमेगा इन टर्म V एंड L, ओमेगा इन टर्म ऑफ V एंड L। ठीक, और दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, V की आपका V की वैल्यू निकालना है, V की वेलोसिटी वैल्यू भी निकालना है। वेलोसिटी क्या होगी, जो भी जिससे गिरा था वो है ना,
वो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको देखा कि पूरा सिस्टम इस तरीके से ऐसे टर्न करके 90 डिग्री टर्न करता है। तो पहले सिंपल देखिए, पहली बात में जब देखिए ये गिर रहा होगा तो कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम लगा है। कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम क्या है? क्योंकि नेट टॉर्क 0 है, इसको कोई रोटेट तो कर नहीं रहा है। देखो भैया, इस पर कोई टॉर्क तो लगा नहीं रहा है, इस पर गिरा तो टॉर्क थोड़ी दे रहा है कि mg थोड़ी लगा रहा है, जिसमें mg लगा रहा है क्या? बोलो, इसका बेड थोड़ी लगाएगा एकदम कि जब बेड लगाए mg धक्का मार रहा है टॉर्क, ऐसा थोड़ी। क्योंकि आप पर इस सिस्टम पर एक इसके अबाउट देखिए कोई टॉर्क नहीं काम कर रहा है, नेट टॉर्क 0 है, टॉर्क के 0 है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए एम भी इंटू एल बाय 4 इक्वल टू आई ओमेगा। और आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आई इक्वल टू, क्योंकि इनर्शिया जो निकालना है इसका भी निकालना है रॉड का और इसका भी निकालना है, कंबाइंड निकालना है। तो क्योंकि इसके इस सेंटर का इसका क्या निकलेगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस ये पैरेलल सर्व नहीं है, ध्यान रखना, नहीं आप पैरेलल सर्व मान जाओगे। इस अबाउट लिया, इसी एक्सिस का निकाला, मतलब कितना है कि हमने बताया टेंसर क्वांटिटी है, तो सेम एक्सिस के अबाउट इनर्शिया ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर कितना निकलेगा, ये निकलेगा एम एल बाई 2 एल बाई 4 का। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इनर्शिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनर्शिया की जो वैल्यूज आ जाएगी एम एल स्क्वायर बाय कितना 4 और कितना निकलेगा 1/3 प्लस 1/4। इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एम भी एल बाय 4 इक्वल टू क्या निकलेगा 7 एम एल स्क्वायर अपॉन कितना 34 12 चौको 48 48 और इंटू आपका। तो भाई कितना हुआ, इससे कैंसिल हो गया, कितना हुआ 12। तो ओमेगा की जो वैल्यू आई है तो कितनी आई 12/7, क्या है 12/7 v अपॉन l। ये हमारा कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम लग गया, कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम लग गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, जब इस पे रेंग रहा है, ये अब रेंग रहा है तो मुझे क्या निकालना है कि मुझे रेंगता हुआ ये इंसेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा टर्न करेगा, तो क्या करेगा रोटेट करेगा, तो थीटा है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस सिस्टम के ओमेगा कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है, तो हमारा के इसका इनर्शिया हमारा वेरी कर रहा है, के इक्वल टू आई ओमेगा। अब एनवायरनमेंट को क्या नहीं कराएंगे, करा सकते क्या? प्रॉब्लम के अंदर इन्फॉर्मेशन दी है कि आई ओमेगा, तो आई ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपको ये एल, इसको एल बोलते हैं, एल मान है एल इक्वल टू आई ओमेगा। अब क्या इसको डिफरेंशिएट करें डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी कितना होगा, क्योंकि आई यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ पर आई कितना हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस इसका आई क्या हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 इंस्टेंटेनियस मान लें एम एक्स, एक एक्स पर इसी एक्सिस के, ठीक है। तो क्या होगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो डिफरेंस, तो अभी पहले ना एल मान लीजिए, एक स्टेप और लिख देते। अब इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट जब किया आपने, जब डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास में यहाँ जगह यूज करना, यहाँ पर जगह इसको डिफरेंस करें डी एल बाई डी टी, क्या करेंगे डी एल बाई डी टी यूज करेंगे, तो डी एल बाई डी टी कितना आ जाएगा आपका 2mx डी एल है ना, ओमेगा कांस्टेंट है तो कितना निकलेगा आपका 2mx ओमेगा और dx बाय dt, 2mx ओमेगा dx बाय dt। अब देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ आपको समझाने के लिए डायग्राम बना देता हूँ। क्या है, जब रॉड
हमारा जब आगे जब चल रहा था, आगे जब रेंग रहा था वो, तो रॉड हमारी स्टार्ट क्यों होगी? ये हिंज पॉइंट है। तो यहाँ पर जो इसका टॉर्क जो दे रहा है तुम्हें, इसका मतलब यहाँ पर टॉर्क जो दे रहा है, तो ये कितना, ये एम जी है, और यहाँ से हमारा थीटा टर्न किया, तो थीटा टर्न किया तो एम जी हमारा ये है, डी एल बाई डी टॉर्क होता है, डी एल बाई डी टी हमारा टॉर्क होता है। तो यहाँ से अपन देखेंगे, तो ये डिस्टेंस हमारा एक्स क्या, तो हमारा एम जी ये थीटा है, ये हमारा थीटा है, तो थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा ना। तो यहाँ पर करें एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स इक्वल टू 2mx ओमेगा dx बाई dt। ओके, अब x से हमारा x कट गया, यहाँ पर थीटा को क्या रखेंगे, ओमेगा टी, ये क्योंकि हमारा कांस्टेंट में ऐसे चल रहा था, ये हमारा कांस्टेंट में, तो थीटा इक्वल ओमेगा टी, तो यहाँ पर देखें m से m कट गया तो निकलेगा g cos ओमेगा टी इक्वल टू आपका क्या निकलेगा, 2 ओमेगा और dx बाई, ठीक है, 2 ओमेगा dx बाई dt हुआ। अब देखिए तो अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारा इंटीग्रेट करेंगे तो x कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, L2 से L4, तो इसको अपन लिखेंगे dx इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना निकलेगा, L4 से L, ठीक। अब बोला क्या होगा, ये इसको इंटीग्रेशन किया g अपॉन, इसको अपन ने क्या किया कि इधर ले गए, तो g अपॉन 2 ओमेगा, ये वाला इधर ले गए ओमेगा, और इसका जो किया था ये भी ओमेगा नीचे आएगा, तो 2 ओमेगा हो गया है। तो कितना है, इसका कितना होगा, ये मेरा होगा cos, इसका कितना होगा, sin ओमेगा टी, और लिमिट कितना होगा, 0 से 2 पाई अपॉन, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना। तो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये टर्म हमारे यहाँ पर आ ही गया, नहीं यहाँ पर आ गया, साइन आ जाए, साइन आ जाए, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी मतलब 0 से कितने निकले, पाई अपॉन ओमेगा होगी, सॉरी कितना टर्म 90 डिग्री है, तो पाई अपॉन ओमेगा, पाई अपॉन ओमेगा, तो हम क्या निकालेंगे कि हमारा L/4 इक्वल टू g अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना, 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, कि ओमेगा की वैल्यू जो आई है अंडर रूट g अपॉन 2 अपॉन l, ओके, क्या निकला, ओमेगा की वैल्यू j अपॉन 2। और पहले पार्ट में अपन निकाल ही चुके थे, कि कितना निकलेगा, 12b अपॉन 7 इक्वल टू कितना निकलेगा, 7l इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन कितना, g अपॉन 12, देयरफॉर v इक्वल टू 7l अपॉन 12 अंडर रूट g अपॉन 2, ये हमारा, ठीक। ये प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, और ये लेक्चर आपका 4 कंप्लीट हो चुका है। अगली प्रॉब्लम में और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कराने को करेंगे, क्योंकि हमारा रोटेशनल मोशन हम लेक्चर नंबर 4 करा चुके हैं,
रोटेशनल 4 हम करा चुके हैं और हम 5वां लेक्चर लेके आएंगे, काफ़ी अच्छे तरह का लेक्चर लेके आएंगे। और इसके बाद में हम जो फंडामेंटली कंसेप्ट को एक बार एलोबरेट कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमने बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अब कैसे कैसे कंसेप्ट को एप्लीकेशन करेंगे, अब हम अच्छे लेवल पर रोटेशनल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, तो अभी मैंने क्या बता दिया, इनर्शिया को बता दिया है ना। पिछले 2 लेक्चर के इनर्शिया के अंदर हमने बताए थे। इसके बाद में एक लेक्चर हमने एंगुलर मोमेंटम टॉर्क का भी बताया था कि मैं थोड़ा सा अधूरा रह गया था। और ये लेक्चर नंबर हमारा ये 4th लेक्चर है, ये हमारा, इसमें एंगुलर मोमेंटम टॉर्क को थोड़ा सा हल्का यूज करने की कोशिश की है। अब इसके बाद में जो भी रोटेशनल मोशन होगा अच्छी लेवल पर जाएगा। तो आप लोग अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो एक अच्छी बुक्स को कंप्लीट करिए, है ना। जो अच्छी रैंक लेना चाहते हैं तो आई रीडो को कर सकते हैं, जो अच्छी रैंक लेना चाहते हैं आई को रीडो को कर सकते हैं। और हम अच्छे प्रॉब्लम्स, इसके ये लेक्चर के बाद हम एक प्रॉब्लम का बढ़िया स्ट्रक्चर आपको देंगे, मतलब फिजिक्स के लिए और मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है बेटा, ये मेरा लेक्चर था और मैं इस बात की लिए आपको प्रेरित करता हूँ कि अगेन मैं इस लेक्चर को प्रेरित करता हूँ, ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा जो आईआईटी के एडवांस के लास्ट फेज में प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये लास्ट फेज में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट एक्चुअल में लास्ट हम उन बच्चों के लिए पढ़ाएंगे जो लास्ट फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये बच्चे जो 11th में आए हैं, जो 10th का एग्जाम दे के 11th में आए, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है, ना नीट वाले बच्चों के लिए, ये प्योर एडवांस के लिए, ना आपको जेईई मेंस वालों के लिए भी नहीं है ये बच्चा, ये आपका प्योर एडवांस क्लास के लिए बता रहा हूँ। जो बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते लिए आप मेरे से कनेक्ट करिए, मैंने आपको अपना नंबर ऑलरेडी मैंने दे दिया है, आप इसको पढ़िए और अपने डाउट पूछिए, हम आपके साथ हैं। ओके, दूसरी बात मैं आपको 5 मिनट की बाद में और कहना चाहता हूँ बेटा कि आईआईटीज़ की जो तैयारी करते हैं, केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री बेसिकली सब्जेक्ट को केमिस्ट्री जरूर पढ़ें। जनरली कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम आईआईटीएन की तैयारी करें, हम साइंटिस्ट बन गए, ये अपने इस मुगालते में बनाए। आईआईटी कोई इतना ये साइंटिफिक वो नहीं है, ये आईआईटी के सब्जेक्ट का प्रिपरेशन मोड है। तो सब्जेक्ट के प्रिपरेशन मोड पे केमिस्ट्री पढ़ना अनिवार्य है। केमिस्ट्री को डेली पढ़िए, और क्योंकि केमिस्ट्री में जनरली देखा गया कि बच्चों के जो नंबर केमिस्ट्री में स्कोरिंग देता है, जिन बच्चों केमिस्ट्री से रैंक डेवलप होती है, मैथमेटिक्स फिजिक्स कितना भी अच्छा कर लोगे, कब उतना अच्छा तो नहीं कर सकते हो कि दोनों सब्जेक्ट को उस लेवल पर पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तो जनरली कुछ बच्चों को छोड़ दो, वो अलग बात है। जो अच्छे फिजिक्स अच्छी करते हैं, सिर्फ फिजिक्स ही मुझे पढ़ते हैं, वो मैथमेटिक्स करते हैं, वो मैथमेटिक्स अच्छा कर सकते हैं। मतलब मैथमेटिक्स की तो मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे दिमाग में मैथमेटिक्स तो लिमिटलेस सब्जेक्ट है। फिजिक्स की तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक लिमिट होती है। अगर फिजिक्स में ये माना गया, अगर कंसेप्ट आप में बहुत अच्छे हैं तो फिजिक्स कभी धोखा नहीं देता है। केमिस्ट्री आपने सही तरीके से पढ़ा तो वो भी धोखा नहीं देता है। अगर आपने उसको टेक्निकल तरीके से पढ़ी है केमिस्ट्री को, जैसे फिजिकल वाला पोर्शन है वो तो दिमाग वाला है, तो उसको अपन न्यूमेरिकली करने की कोशिश करिए। और ऑर्गेनिक भी आपका कंसेप्चुअल है, इनऑर्गेनिक भी आपका कंसेप्चुअल है नहीं। इनऑर्गेनिक पे कोई अच्छे जो टीचर पढ़ाते हैं, उनके अच्छे टीचरों के वीडियो लेक्चर देखा करो, जैसे सॉल्ट एनालिसिस है नहीं, जैसे आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना, जैसे आपका पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, अच्छे एक्सपर्ट को वीडियो देखिए, वो आपको अच्छा बताएंगे। तो उनके उस हिसाब से आपको लर्निंग करने की कम से कम कोशिश करिए। तो केमिस्ट्री में ये मत सोचिए कि हम रियाज नहीं करेंगे। भैया बेटा, केमिस्ट्री के लिए कम से कम आपका 20-25% तो मेमोराइज टॉपिक्स है ही। इनऑर्गेनिक को तो मान लीजिए, भले ही आपने डिस्कस कर लिया, लेकिन थोड़ा फंडामेंटली मेमोराइज तो करना ही पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हम आईआईटी की तैयारी करें, हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ये साइंटिस्ट के मुगालते में मत रहो। फंडामेंटल को मतलब एग्जाम को सिर्फ क्रैक करने के मूड पर देखिए, अच्छे स्कोर लाने के मूड पर देखिए। तो केमिस्ट्री के बेसिस की मैं बात कहूँ, केमिस्ट्री कंटिन्यूटी मांगती है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी मांगती है। इसको प्रॉपर कंटिन्यूस और अच्छे टीचर के लेक्चर में, अच्छे
आप अच्छे टीचर के करेक्शन से पढ़िए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपका बहुत एक्चुअल में तो टेक्निकल से पढ़ने की ज़रूरत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेक्निकल से पढ़ने की ज़रूरत है, जबकि फिजिकल ऑर्गेनिक में आपको कंसेप्ट से पढ़ने की ज़रूरत है। कंसेप्ट आपके सही है तो फिजिकल और ऑर्गेनिक में इतनी दिक्कत नहीं आती है। इसलिए मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ बच्चों केमिस्ट्री को मिस मत करिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री आपका सिलेक्शन तो देती ही है, और जो मिडिल ऑर्डर के बच्चे होते हैं उसको रैंक भी प्रोवाइड करते हैं। और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, अगर उन्होंने केमिस्ट्री को भी अच्छा कर लिया तो उसकी रैंक बहुत अच्छी कन्वर्ट हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग, ये आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा टाइम मिला है, प्लीज़ इसको मिस मत करिए, क्योंकि ये आने वाला जो आप लॉकडाउन जो चल रहा है, इससे जो बच्चे, इन बच्चों ने ड्रॉप लिया है, उनको करीब 10, पहले क्या होता था, ओनली 10 मंथ का टाइम मिलता था, अब बच्चों के लिए करीब 10-12 महीने का, 12-15 महीने का टाइम मिल गया। मुझे लगता है ये टाइम सफिशेंट है। इस टाइम के आधार पर बच्चा बहुत अच्छी रैंक टॉप भी कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। आपको बताऊं, इस ईयर में अगर जो बच्चा इस समय IIT की तैयारी कर रहे हैं, जिनके फंडामेंटल सही है, आपके लिए एनफ टाइम मिल चुका है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स एनफ टाइम मिल गया, तो आप इसको प्लीज डोंट मिस। यू रीच इन IIT मुंबई, यू आर प्रिपरेशन टू रीच IIT मुंबई। IIT के अंदर, IIT के कंप्यूटर साइंस में IIT मुंबई में जाइए, है ना, और हम आपके साथ हैं। जो बच्चे मेरे से किसी भी तरह का डाउट्स है, मैंने आपको नंबर आपको ऑलरेडी बता दिया। फिजिक्स मैथमेटिक्स में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और इसके बाद भी, क्योंकि मैं तीनों सब्जेक्ट के बारे में जानता हूँ, इसके बाद भी अगर कोई भी बच्चे को गाइड नहीं मिल पा रहा है तो मेरे से कांटेक्ट करिए अपने फ़ोन से या व्हाट्सएप से। मैं आपकी हर तरह की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। ओके।